प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, प्रगति के रास्ते पर देश बढ़ा आगे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, विपक्ष राजनीतिक कारणों से कर रहा है कृषि कानूनों का विरोध, नए कानून से होगी किसानों की उन्नति। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, नए कृषि सुधार कानून है किसानों के हित में, मंडियों से बाहर बेचने की आजादी से उपज का मिलेगा सही दाम। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाए बड़े कदम, एशियाई विकास बैंक के साथ $50 करोड़ के समझौते पर हुए हस्ताक्षर। नमस्कार, मैं हूं हेमेंद्र तोमर और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह को आज संबोधित किया। वैश्विक स्तर पर और विभिन्न सेक्टरों में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत ऐसे रास्ते पर आगे बढ़ रहा है जहां लोग अब ये कहने लगे हैं कि भारत क्यों नहीं, जबकि पहले कहते थे भारत क्यों। हमारे यहां जो परिस्थितियां थी उसके बाद कहा जाने लगा था, वाई इंडिया। अब जो रिफॉर्म्स देश में हुए हैं उनका जो प्रभाव दिखा है, उसके बाद कहा जा रहा है, वाई नॉट इंडिया। प्रधानमंत्री ने इस मौके पर उद्योगपति रतन टाटा को एसोचैम एंटरप्राइज ऑफ द सेंचुरी अवार्ड भी प्रदान किया। उन्होंने टाटा समूह की ओर से यह पुरस्कार ग्रहण किया। एसोचैम की स्थापना देश के सभी क्षेत्रों के प्रवर्तक चैंबरों ने सन 1920 में की थी। इसके तहत 400 से अधिक चैंबर और व्यापार संघ आते हैं। देश भर में इसके सदस्यों की संख्या 4.5 लाख से अधिक है। बीते 100 सालों में आप सभी देश की इकोनॉमी को, करोड़ों भारतीयों के जीवन को बेहतर बनाने में जुटे हैं। यही बात श्रीमान रतन टाटा जी के लिए, पूरे टाटा समूह के लिए भी उतनी ही सही है। भारत के विकास में टाटा परिवार का, टाटा समूह का, उनके योगदान के लिए उन्हें आज यहां सम्मानित भी किया गया है। टाटा ग्रुप की देश के विकास में बड़ी भूमिका रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने कृषि सुधारों को लेकर फैलाए जा रहे भ्रम के बीच अपने ट्विटर अकाउंट पर नमो ऐप का लिंक शेयर किया है, जिसमें कृषि सुधारों को लेकर ग्राफिक्स, बुकलेट और अन्य बहुत सी सामग्रियों के जरिए जानकारी दी गई है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट में लिखा, यहां ग्राफिक्स और बुकलेट सहित बहुत सी सामग्री है जो विस्तार से बताती है कि हाल ही में किए गए कृषि सुधारों से हमारे किसानों की किस तरह मदद हो रही है। यह नमो ऐप पर वॉलेंटियर मॉड्यूल के तहत योर वॉइस और डाउनलोड सेक्शन में उपलब्ध है। पढ़िए और खूब शेयर कीजिए। कृषि बिल को लेकर केंद्रीय श्रम एवं रोजगार मंत्री संतोष गंगवार ने कहा कि विपक्ष केवल राजनीतिक कारणों से कानून का विरोध कर रहा है। किसान सरकार से संतुष्ट है, यह विरोध केवल विरोध के लिए है। बरेली में कार्यकर्ताओं के साथ बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री ने दूरदर्शन प्रतिनिधि से बात करते हुए कहा कि एमएसपी का सवाल जो लोग उठा रहे हैं उन्हें मालूम होना चाहिए कि केंद्र सरकार ने जो न्यूनतम समर्थन मूल्य तय किया है उसे हर वर्ष बढ़ाने का काम किया है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार काम कर रही है। हमारा मानना है कि विपक्ष केवल विरोध के लिए विरोध कर रहा है। अगर आप जब से मोदी जी की सरकार बनी है तब से अब तक लगातार कृषकों की ओर ध्यान दिया जा रहा है, कृषकों की चिंता को दूर किया जा रहा है और समर्थन मूल्य की जो बात की जा रही है, हमने जो एमएसपी तय की है वो हर वर्ष बढ़ाने का काम कर रहे हैं। अगर आप 2014 के मूल्य और इसके मूल्यों में देखें तो 1.5 का अंतर है। स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से कार्रवाई कर रहे हैं और हमारा मानना है कि ये उनका विरोध केवल राजनीतिक कारणों से विरोध हो रहा है और वास्तविकता ये है कि देश का किसान
असंतुष्ट नहीं है, मोदी जी से संतुष्ट है। कृषि कानून के समर्थन में केंद्रीय और उत्तर प्रदेश के मंत्री किसानों के बीच जाकर किसान बिल के फायदे बता रहे हैं। इतना ही नहीं, वह किसान भाइयों से अपील भी कर रहे हैं कि वह किसान इस कानून को ध्यान से पढ़ें। मेरठ पहुंचे केंद्रीय मत्स्य पालन व डेयरी विकास मंत्री डॉक्टर संजीव कुमार बालियान ने कहा कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश गुड़ की मंडी है। कृषि कानून से पहले किसान मंडी शुल्क देकर शहर से बाहर अपना गुड़ ले जाता था। आज वह बिना मंडी शुल्क दिए देश में कहीं भी अपना गुड़ बेच सकता है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश गन्ना बाहुल्य क्षेत्र है। यहां पर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग पहले से ही होती है। चीनी मिल और किसानों का गन्ने का कॉन्ट्रैक्ट रहता है और किसान चीनी मिल को गन्ना बेचता है। एग्रीमेंट हमेशा फसल का होता है, जमीन का नहीं। जैसे पहले था वैसे अब भी जारी है। जमीन हमेशा किसान की ही रहती है। उन्होंने कहा कि किसान भाइयों को सौहार्दपूर्ण वार्ता करनी चाहिए। प्रदेश के गन्ना मंत्री सुरेश राणा ने बताया कि नए कृषि कानून किसानों के हित में है और लगातार किसान उसका समर्थन भी कर रहे हैं। जो किसान समर्थन नहीं कर रहे उनसे लगातार वार्ता जारी है। उन्होंने किसान भाइयों से अपील की कि अगर उनको कोई शंका है तो वह वार्ता से उनका समाधान करें। मोदी जी जो विधेयक लेकर के आए हैं, कृषि सुधार के विधेयक, तमाम किसान आज खुले मन से उसका समर्थन कर रहा है। मैं उन तमाम किसान भाइयों से निवेदन करना चाहता हूं और निश्चित रूप से यदि किसान भाइयों के मन में कोई भ्रम की स्थिति है, कोई कंफ्यूजन है, तो लगातार देश के माननीय गृह मंत्री जी ने, माननीय कृषि मंत्री जी ने और स्वयं माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम तमाम प्रकार के विषय पर चर्चा करने के लिए तैयार हैं और लगातार उन लोगों ने चर्चा की भी है। कई दौर में किसान प्रतिनिधियों के साथ बैठक की है, अब भी लगातार वो बैठक करने के लिए तैयार है। कृषि मंत्री जी ने कल ही किसान भाइयों को पत्र लिखा है, लेकिन कुछ लोग ऐसे राजनीतिक दल जो खुद बोलते थे, राहुल गांधी जी स्वयं कहते थे एपीएमसी में हम संशोधन करेंगे, लेकिन उनके अंदर साहस नहीं था। वो किसानों का भला नहीं चाहते, किसानों के हित में फैसले करना नहीं चाहते। आदरणीय मोदी जी ने जब फैसला कर दिया, जब मोदी जी ने संशोधन कर दिया, जो खुद संशोधन की मांग कर रहे थे, आज वो परेशान क्यों हैं? वो परेशान इसलिए हैं, वो देश की तरक्की नहीं चाहते। देखिए, मैं किसानों से ये अपील करना चाहूंगा कि जो ये बिल हैं ये किसानों के हित में है। अगर मैं अपने परिप्रेक्ष्य में देखूं पश्चिम उत्तर प्रदेश के, तो मंडी से मतलब पड़ता है गुड़ का। हमारे यहाँ गुड़ मंडियां हैं। अगर मेरे गांव में एक किसान है, अगर उससे पहले उसे गुड़ मंडी में आना पड़ता था, 2.5% ड्यूटी देनी पड़ती थी, उसके बाद वो गुड़ को हरियाणा दिल्ली लेके जाता था। अब अपने गांव से बिना टैक्स दिए वो जहां उसका मन है वहां गुड़ को ले जा सकता है। तो एक तरह से ये बहुत बड़ा फायदा है। और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की जहां तक बात है, एक तरह से पश्चिम उत्तर प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग ही है। गन्ना किसानों का शुगर मिल के साथ एग्रीमेंट होता है, शुगर मिल गन्ना खरीदती हैं। ये फसल का एग्रीमेंट है, इसमें जमीन कहीं शामिल ना पहले थी ना आज है। प्रधानमंत्री ने सबसे पहले किसान सम्मान निधि किसानों को देने का काम किया, ना एजेंडे में था, ना किसी ने कभी मांगने का काम किया। एक नंबर 2, किसानों का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर 1 लाख रुपए का ऋण उत्तर प्रदेश के अंदर माफ करने का काम किया। किसानों की आय को दुगनी करने के लिए सख्त प्रयास किए, सस्ता बीज दिया, कल्टीवेटर्स दिए, कृषि ऋण उत्पादन पर 90% तक सब्सिडी देने का काम किया। लोगों की योजनाएं बना करके कृषकों की 100 किसानों का ग्रुप बना करके उनको सब्सिडी दिलवा करके उनकी प्रगति को, उनकी उन्नति के लिए काम करने का काम किया और जितनी भी आवश्यकताएं थी उन सबको पूरा करने का काम किया। आज कुछ लोग जिनकी जमीन सरक गई है, जिनके पास धरती नहीं है, जिनको जनता ने नकार दिया है, ऐसे लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रख करके उनको आंदोलन चलाना चाहते हैं, लोगों को समाज को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पीतल नगरी के नाम से देश दुनिया में अपनी पहचान रखने वाले मुरादाबाद के निर्यातकों की औद्योगिक समस्याओं का निराकरण हो सके, इसको लेकर मुरादाबाद में एक निर्यातक सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन में एमएसएमई मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह मौजूद रहे। कार्यक्रम में कैबिनेट मंत्री ने निर्यातकों की समस्याओं को गंभीरतापूर्वक सुनते हुए समस्याओं के जल्द निराकरण कराए जाने का आश्वासन दिया। इस अवसर पर सिद्धार्थनाथ सिंह ने एक जनपद एक उत्पाद प्रशिक्षण टूल किट योजना और मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लाभार्थियों को टूल किट और चेक का वितरण भी किया। सिद्धार्थनाथ सिंह ने बताया कि सरकार के द्वारा उद्योग एवं निर्यात के विकास हेतु हर संभव प्रयास किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उत्पाद बनाने वाले लोग अपने अंदर उद्यमी की सोच विकसित करें। सरकार उद्यमी के विकास हेतु हर प्रकार की तकनीक उपलब्ध कराने हेतु प्रयासरत है। यही कोविड के टाइम पे जो आत्मनिर्भर पैकेज है एमएसएमईज के लिए और जो नई इकाइयां हैं
हम लोगों ने ऑनलाइन लोन मेला से 31,000 करोड़ रुपए विशेष रूप से जो स्मॉल है, माइक्रो है, उन इंडस्ट्रीज को दिलवाया है। 10.5 लाख जो एमएसएमई उनको फायदा दिलवाया है। मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस एक चीज चाहिए कि आप अपने आइडियाज दीजिए, प्रैक्टिकल आइडियाज दीजिए जो वर्केबल है। दूसरा सबसे बड़ी चीज है, आप सरकार पे, योगी जी और हम पे अपना पेशेंस दिखाइए एंड भरोसा दिखाइए। ट्रस्ट में चाइना को हम लोग बीट करके रहेंगे। भारत सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में बिजली वितरण प्रणाली को मजबूत बनाने के लिए एशियाई विकास बैंक के साथ $30 करोड़ के एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। $43 करोड़ के 2 किश्तों में से कल पहली किश्त के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर हुए। इसके तहत ग्रामीण क्षेत्र की 65,000 किलोमीटर की कम वोल्टेज वाली विद्युत वितरण लाइन को बदला जाएगा। इससे 46,000 गांव के 7 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। कृषि क्षेत्र और घरेलू उपयोग के लिए 17,000 किलोमीटर का फीडर सेपरेशन नेटवर्क स्थापित किया जाएगा, जिससे सौर ऊर्जा का वितरण होगा। बिजली बिल जमा करने में सुधार के लिए गांव की महिलाओं को स्वयं सहायता समूह के जरिए लगाया जाएगा, जिससे उनके पारिवारिक आय में बढ़ोतरी होगी। इससे वित्त सुविधा के तहत एडीपी के टीए स्पेशल फंड और गरीबी उन्मूलन के जापान फंड से $20 लाख की तकनीकी सहायता अनुदान को भी दिया जाएगा। एनटीपीसी ऊंचाहार के खाते में लगातार उपलब्धियां दर्ज होती रही हैं। जिस प्रकाश से आपकी पूरी दुनिया रोशन होती है, उसके लिए यह परिवार दिन रात एक करके आपके लिए विद्युत उत्पादन करता है। सर्दी हो, गर्मी हो या बरसात या कोविड-19 का दौर रहा हो, एनटीपीसी के कर्मचारी हमेशा विद्युत उत्पादन में तत्पर रहे हैं। इसका प्रतिफल है एनटीपीसी ऊंचाहार देश की 17% बिजली का उत्पादन अकेले करता है। कोविड-19 दौर में जब बिजली की मांग कम हो गई थी, तब भी एनटीपीसी की मशीनें चलने के लिए हमेशा तैयार खड़ी थीं। अब एक बार पुनः अपनी पूरी क्षमता से एनटीपीसी ऊंचाहार विद्युत उत्पादन कर रहा है। यह संस्थान अपने कर्मचारियों की सुरक्षा संरक्षा के साथ साथ आसपास के क्षेत्रों में सामाजिक सरोकारों में अपनी बड़ी भूमिका निभाता है। सड़कों का निर्माण हो, चिकित्सालयों का निर्माण हो, रेलवे स्टेशन को सुंदर बनाने का काम हो, बच्चियों को साइकिल वितरण करने का काम हो, स्कूलों में शौचालय बनाने का काम हो या वृक्षारोपण का काम हो, यह संस्थान इसे बखूबी करता है। हमारा प्लांट अनवरत बिजली उत्पादन करता रहा और आप सबको जान के खुशी होगी कि आज मेरा प्लांट जो 1550 मेगावाट की क्षमता और 10 मेगावाट का सोलर है, हमारे पास 6 इकाइयाँ हैं, 210 की 5 और एक 500 की। सारी इकाइयाँ पूर्ण रूप से फुल लोड पे चल रही हैं। आज मेरा जनरेशन आप अभी एक विजिट करेंगे तो देखेंगे कि जितना हमको ग्रिड से बोला जाता है हम उतना बिजली बनाते हैं, क्योंकि आपको पहले ही बताया कि हम इसको भंडार नहीं कर सकते, इसको कहीं पर हम रख नहीं सकते, तो इसलिए इसका स्टोरेज नहीं है तब तक जो हमको बोला जाता है उसी तरह से ग्रिड की डिसिप्लिन को मानते हुए हम बिजली बनाते हैं। और आज आपको पता है हम 62,900 से ऊपर 918 मेगावाट की क्षमता हमारी हो गई है, जो कि पूरे कंट्री में अगर 3,74,000 तो उसका 17% बिजली एनटीपीसी बना रही है। और हमारे पर लोगों का ट्रस्ट है, उनको ये पता अगर एनटीपीसी बोलती है कि इतना बिजली हम बना के देंगे तो हम 24 घंटे उतनी बिजली बना के उनको देते रहते हैं। अगर कोई हम मेंटेनेंस में कार्य करते हैं तो पहले से उनको बता देते हैं, जैसे आपको पता रहे कि आज इतनी बिजली वहाँ से कम आएगी। और उसके लिए हमारे जो लोग हैं जिनको हम बिजली देते हैं, हम करीब 9 स्टेट को बिजली देते हैं, मैक्सिमम हम यूपी और उत्तराखंड को देते हैं यहाँ से, तो उनसे पहले से हम परमिशन लेते हैं कि सर आपको इतनी बिजली हम नहीं दे पाएंगे, मेरी मशीन में काम करना है। कि जो कोविड महामारी जिसमें कि पूरा विश्व स्तब्ध था, उसमें भी एनटीपीसी ऊंचाहार अपने देश का पूरा योगदान दे रहा था और 95% पीएलएफ से ज़्यादा उसने योगदान दिया। और इस योगदान में हमारी पूरी लीडरशिप टीम लगी हुई थी। मेरे साथ कुछ ऐसे साथी हैं लीडरशिप के, भोलेनाथ सर के नेतृत्व में, जिन्होंने इस पूरे कोविड महामारी के दौरान एक दिन की भी छुट्टी नहीं ली है, यहाँ से कभी गए नहीं हैं, जिससे कि आपको 365 डेज 24/7 बिजली मिलती रहे। तो यह तो एनर्जी क्षेत्र में एनटीपीसी का योगदान है और एनटीपीसी ऊंचाहार का योगदान है। और आप लोगों का जो आपने हमें सपोर्ट दिया, एक पॉजिटिविटी
और मीडिया का जो कवरेज दिया एनटीपीसी ऊंचाहार का, तो उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत हम लोग भूरी प्रशंसा करते हुए धन्यवाद देना चाहते हैं। समाचार अभी और भी हैं, लेकिन पहले लेते हैं एक विराम। ध्यान रखते हैं हर घड़ी मेरा, और माँ जी प्यार से हाथ बटाती हैं। अगर हर कोई रखता है मेरा इतना ख्याल, तो मैं क्यों न रखूं अपना ध्यान। इसीलिए 9 तारीख को सरकारी अस्पताल जाती हूँ, जहाँ अब सरकारी के संग प्राइवेट डॉक्टर भी आते हैं। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के तहत हर महीने की 9 तारीख को सभी सरकारी अस्पतालों में गर्भवती महिलाओं की विशेष सेहत जांच मुफ्त की जाती है, ताकि अगर खतरे के लक्षण हो तो उनका सही समय पर इलाज कर सके। अपने डॉक्टर या एएनएम की मदद से नवजात शिशु को जन्म के तुरंत बाद अपने स्तन पर रखें। उसे नहलाएं नहीं और साफ सूखे कपड़े से पोंछें। उसकी नाल को साफ और सूखा रखें। टोपी पहनाकर कपड़े में लपेटकर अपने पास रखें। उसे स्तनपान कराएं रात और दिन हर 4-6 घंटे में। अगर बच्चे को सांस लेने या स्तनपान करने में तकलीफ हो रही हो तो तुरंत डॉक्टर से मिलें। अधिक जानकारी के लिए इस नंबर पर फोन। इतनी प्यारी, आय हाय, जाने क्या खाए। 6 महीने में होगा माँ का दूध ही। ना रे ना, जरूर खाए कुछ और भी। दीदी चावल का मार, फिर दाल का पानी। ध्यान से देख, है कुछ और कहानी। मुन्नी ऐसी बढ़ती जाए, बताओ ना क्या क्या खाए। यही सब, बस 6 महीने की हुई अभी तो। अरे तभी तो। घर में जो भी हो सब पकाओ, गाढ़ा बनाओ और खिलाओ। 6 महीने जब पूरे हो जाएं, पेट पूजा की घड़ी आए। मथुरा में प्रधानमंत्री द्वारा गरीबों के हित में चलाई गई आयुष्मान योजना के अंतर्गत मथुरा में कोविड-19 कोरोना से पीड़ित लोगों का और अन्य बीमारी से पीड़ित सैकड़ों लाभार्थियों को स्वास्थ्य लाभ दिया गया है। जनपद में आयुष्मान के अंतर्गत अभी तक 86,000 गोल्डन कार्ड बने हैं। इस योजना से 2,900 परिवारों का इलाज हुआ है और राजकीय अस्पतालों में 600 परिवारों को लाभ मिला है और उनके जीवन को समय से स्वास्थ्य लाभ मिल रहा है। बीमारी से पीड़ित लाभार्थी श्रीमती गंगा देवी ने बताया कि मेरे पेट में रसौली थी, मैं बहुत परेशान थी, गरीब हूं और धन के अभाव में इलाज नहीं करा पा रही थी। मथुरा शहर के मंडी रामदास जज साहब का बाड़ा की रहने वाली श्रीमती सीमा शर्मा ने बताया कि मेरे ससुर वृषभान शर्मा, इस योजना में हमने इलाज कराया, उनके घुटनों में परेशानी थी। भारत की सबसे बड़ी स्वास्थ्य लाभ योजना है। इससे निर्धन एवं असहाय लोगों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिल रही हैं। ये बताइए कैसे आई यहाँ? यहाँ इनका ऑपरेशन हुआ था रसौली का, तो अब वैसे सही हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे सब चीज़ मिल रही है इनको खाने के लिए, दाल भी मिल रही है, रोटी मिल रही है, सब्जी भी मिल रही है, सब मिल रहा है। हाँ सही कर रही है। कौन कर रहा है सही? सरकार कर रही है। ये हमें आयुष्मान कार्ड जो है मिला है सरकार के द्वारा से, इससे हमें बहुत सी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं और उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में भी इसकी सुविधा हमें मिले। मैं आयुष्मान भारत से बहुत संतुष्ट हूँ। मैंने जो भी इलाज कराया अभी तक सबको संतुष्टि मिली है और हमें इससे लाभ मिला है और आगे चल के भी लाभ मिलेगा। और स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जो भी हमें जारी किया गया वो हमें सब लाभ मिल रहा है। इन्हें अब ओल्ड एज तो है ही, ओल्ड एज की जो बीमारियां हैं, इसके साथ ही उन्हें घुटनों में विशेष परेशानी है जिनसे उन्हें चलने में समस्या आती है, तो उसके तहत उनका इलाज चल रहा है। इस हेतु हम प्रधानमंत्री को विशेष धन्यवाद देते हैं कि वो ये जो योजनाएं चलाई जा रही हैं उनसे सभी लाभान्वित हों, जैसा कि मैं साक्षात लाभ ले रही हूँ। जो प्रधानमंत्री जी का जो उद्देश्य था आयुष्मान को लेके आने का, जिससे कि 5 लाख लोगों को एक फ्री हेल्थ कार्ड के थ्रू, उसमें आयुष्मान के थ्रू मिल रहा है, उसको हम उस सपने को साकार करने की कोशिश कर रहे हैं। भारत में कोरोना वायरस संक्रमण से पिछले 24 घंटों में 29,885 संक्रमित मरीजों के ठीक होने के साथ ही देश में अब तक कुल 95,50,712 लोग स्वस्थ हुए हैं। इसके साथ ही देश में संक्रमण से ठीक होने वालों की दर 95.46% हो गई है। पिछले 24 घंटों में संक्रमण के 25,153 मामले सामने आए। कोविड-19 के बारे में जागरूकता के लिए कल लखनऊ में एक महाविद्यालय में भारत सरकार के सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तहत प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो द्वारा जन जागरण कार्यक्रम का आयोजन किया गया।
विभाग के संयुक्त निदेशक सुनील शुक्ला ने इस अवसर पर बताया कि हाथों को बार बार धोने, मास्क का उपयोग करने और 2 गज की दूरी का पालन करते हुए नोवल कोरोना वायरस से बचा जा सकता है। उन्होंने कहा कि खांसी या बुखार के लक्षण अथवा सांस लेने में तकलीफ होने पर कोरोना की जांच कराना और सार्वजनिक स्थानों पर जाने से बचना चाहिए। इस मौके पर प्रश्नोत्तरी का आयोजन करके विजयी प्रतिभागियों को पुरस्कार भी वितरित किए गए। प्रादेशिक लोक संपर्क ब्यूरो लखनऊ के द्वारा हम प्रदेश के 12 जिलों में कोरोना संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए लोगों के आचार व्यवहार में परिवर्तन हेतु एक जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है। चूँकि लखनऊ उन संवेदनशील जिलों में शामिल है जिन्हें केंद्र सरकार ने चिन्हित किया है, इसलिए इस लखनऊ में भी इस तरह के कार्यक्रम जन जागरूकता का कार्यक्रम चलाया जा रहा है और हम लगातार पिछले 10 दिसंबर से इस कार्यक्रम को चला रहे हैं और 10 दिनों तक ये चलाया जाएगा। नेशनल पीजी कॉलेज में हम लोगों के आने का उद्देश्य यह था कि बच्चों के बीच में एक कार्यक्रम चलाया जाए, उनको जागरूक किया जाए और उन्हें एक रिसोर्स पर्सन के रूप में, माने जागरूकता के एक वाहक के रूप में उन्हें प्रेरित किया जाए कि वह इसके साथ लोगों के बीच में जाएं और समाज को अपने व्यवहार में परिवर्तन के लिए जागरूक करें, सचेत करें कि वो अगर कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए उनकी अपनी भूमिका स्वतः निर्धारित करें और पूरे समाज को इस संक्रमण से बचाएं। दिल्ली में जहां किसान अपनी मांगों को लेकर धरने पर बैठे हैं, तो वहीं बरेली के किसान इन सब बातों से दूर होकर मंडियों में अपनी धान की फसल बेच रहे हैं। सरकार के प्रयास से बरेली जिले में धान खरीद का लक्ष्य 100% पूरा हो जाने के बाद भी खरीदारी जारी है, जिससे मंडल में बरेली जिला पहले स्थान पर है। बरेली मंडल में 9 लाख मीट्रिक टन धान खरीद का लक्ष्य रखा गया था, जिसके लिए मंडल भर में 535 खरीद केंद्र बनाए गए, जिसमें बरेली जिले में 1,75,000 मीट्रिक टन के सापेक्ष 15% मीट्रिक टन अधिक धान की खरीद की गई। आरएफसी प्रभारी जोगिंदर सिंह ने बताया, मंडल में 3 जिलों में 100% धान क्रय का लक्ष्य पूरा हो चुका है। वहीं पिछले वर्ष धान विक्रय करने वाले 1,10,000 किसानों के सापेक्ष इस बार 1,60,000 किसानों ने पंजीकरण कराया था। वहीं किसानों का कहना है कि मंडियों में आसानी से खरीद हो रही है, जिसमें किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आ रही। वो 9 लाख मीट्रिक टन था और आज के समय में 16 तारीख को हम लोगों ने लगभग 8,68,000 धान क्रय कर लिया गया है। बरेली मंडल में 4 जनपद आते हैं, बरेली, बदायूं, शाहजहाँपुर, पीलीभीत, जिसमें 3 जनपदों द्वारा अपना 100% लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। बरेली ने लगभग 115% पूर्ण कर लिया गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि गत वर्ष 1,10,000 किसानों ने ये पंजीकरण कराया था, धान विक्रय किया था सरकार के लिए। इस साल आज की दिनांक में लगभग 1,60,381 किसानों का धान क्रय किया गया है। नहीं, हाँ, पूरा पैसा मिल रहा है। किसी तरह की कोई दिक्कत तो नहीं आ रही है? कोई दिक्कत नहीं आ रही है। खाली जो वो तो नियम है, उसमें 11 रुपये कट्टा वो जो तुलाई का है, वो सब भराई का है, वो जाता है। वो बाकी कोई खर्चा एक्स्ट्रा नहीं लिया जा रहा हम लोगों से। स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन में काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल की फांसी सेंट्रल जेल गोरखपुर में 19 दिसंबर 1927 को हुई थी। काकोरी कांड के नायक पंडित राम प्रसाद बिस्मिल को लखनऊ के सेशन कोर्ट से फांसी की सजा सुनाई गई थी। उसके बाद उन्हें गोरखपुर जेल लाया गया, जहां पर कोठरी नंबर 4 में रखा गया। गोरखपुर में बिस्मिल की स्मृति में गुरु कृपा सेवा संस्थान द्वारा श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। जिला जेल के पंडित बिस्मिल स्मारक भवन पर यह आयोजन किया गया, जिसमें प्रशासन, राजनीति, सामाजिक कार्यकर्ताओं ने फूल व माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की तथा नारे लगाए। पूरा वातावरण नारों से गूंज उठा। किसी शायर ने सच ही कहा है कि शहीदों की चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पर मरने वालों का यही बाकी निशान होगा। अनवरत ये मांग होती रही कि बिस्मिल जी का यह स्थान अलग कर दिया जाए और इस स्थान को युवाओं के लिए तीर्थस्थल घोषित किया जाए, और वो माननीय मुख्यमंत्री ने इस काम को किया है। और आज ये देख रहे हैं, गोरखपुर ही नहीं, संपूर्ण पूर्वांचल से लोग अपने इस क्रांतिवीर को नमन करने के लिए उमड़ पड़े हैं। बच्चा, बूढ़ा, जवान, स्कूल, कॉलेज, विद्यार्थी, तमाम अनेक संस्थाएं, राजनीतिक दल, ये सभी करता धरता आज अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए भारत माँ के इस वीर सपूत को नमन कर रहे हैं। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल देश के युवाओं के प्रेरणा स्रोत हैं। ब्रिटिश
हुकूमत की चूल्हे हिला देने वाले नौजवानों ने देश के लिए प्रेरणादायी काम किया था, देश के लिए उन्होंने बलिदान दिया था। 19 दिसंबर 1927 को इसी जेल में उनकी फांसी हुई थी। और ये जो परिसर आप देख रहे हैं, जहां वो फांसी के पहले 4 महीने से अधिक समय आकर के यहाँ रहे थे, इस परिसर को दर्शनीय स्थल के रूप में नहीं दिखाया जाता था। पिछले बार जब हम लोगों को पता चला कि ये बंद हो गया है, तो हम लोगों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज के समक्ष बातें रखी थी और उन्होंने इसको अलग 22 फीट ऊंची दीवार बना करके दर्शनीय स्थल, तीर्थ स्थल जैसा इसको विकसित करने का काम किया है। और इसलिए ये मेला तो हर वर्ष लगता है, लेकिन विशेष इस वर्ष इसलिए है कि जहां पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी फांसी के पहले रहा करते थे, वो पूरा परिसर अब दर्शनीय स्थल हो गया है। ये युवाओं के लिए तीर्थ स्थल है और उसी तीर्थ स्थल पर देश का युवा आकर के प्रेरणा लेने का काम कर रहा है। पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जी हमारे देश के अमर शहीद थे। उन्होंने काकोरी कांड में अपने को न्यौछावर किया और इस जिला कारागार में उनको फांसी दी गई थी। आज के दिन 19 दिसंबर को यहाँ जनता के लिए उनकी जिसमें रहते थे कोठरी और फांसी स्थल, उसको खोल दिया गया है और प्रत्येक दिन खुला रहेगा। कोई भी दर्शन करने के लिए, उनसे प्रेरणा लेने के लिए यहाँ आ सकता है और उनको जो भी सुविधाएं हैं पूजा करना वो उपलब्ध है। लखनऊ के काकोरी में अंग्रेजों का खजाना लूटने वालों में प्रमुख रूप से महान क्रांतिकारी राजेंद्र लाहिड़ी, पंडित रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खान, रोशन सिंह रहे। इन सभी लोगों को फांसी की सजा सुनाई गई। इनमें अमर शहीद राजेंद्र लाहिड़ी को 2 दिन पूर्व 17 दिसंबर 1927 को गोंडा जेल में फांसी दे दी गई। आज जिला कारागार में फांसी घर के सामने प्रत्येक वर्ष की भांति वैदिक मंत्रों के साथ जनपद न्यायाधीश संजय कुमार, जिलाधिकारी नितिन बंसल, अपर पुलिस अधीक्षक महेंद्र कुमार ने हवन कर श्रद्धांजलि दी। इसके पश्चात लाहिड़ी जी की प्रतिमा पर राष्ट्रधुन के बाद माल्यार्पण किया गया। वहीं प्रांगण में पौधरोपण किया गया। जेल अधीक्षक शशिकांत सिंह ने बताया कि आज के ही दिन राजेंद्र लाहिड़ी जी को इसी कारागार में फांसी दी गई थी, इसीलिए आज के दिन बलिदान दिवस मनाया जाता है। हमारी कारागार गोंडा कारागार बड़ी ऐतिहासिक है, क्योंकि इसी पावन धरती पे शहीद को आज ही के दिन फांसी हुई थी और उसी के उपलक्ष्य में आज उनको याद करते हुए, उनके पद चिन्हों पे हम चल सके, उनको याद करते हुए उसी के लिए आज हम पूरे जिले भर का एक बहुत बड़ा आयोजन होता है, जिसमें जिले के न्यायिक अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी सभी लोग आते हैं यहाँ पे। अंत में प्रमुख समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एसोचैम के स्थापना सप्ताह समारोह में भारत की प्रगति को रेखांकित करते हुए कहा, भारत की पहचान बदली, प्रगति के रास्ते पर देश बढ़ा आगे। केंद्रीय श्रम मंत्री संतोष गंगवार ने कहा, विपक्ष राजनीतिक कारणों से कर रहा है कृषि कानूनों का विरोध, नए कानून से होगी किसानों की उन्नति। केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा, नए कृषि सुधार कानून हैं किसानों के हित में, मंडियों से बाहर बेचने की आजादी से उपज का मिलेगा सही दाम। और केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में विद्युत वितरण प्रणाली को मजबूत करने के लिए उठाया बड़ा कदम, एशियाई विकास बैंक के साथ $50 करोड़ के समझौते पर हुए हस्ताक्षर। इसी के साथ समाचार समाप्त हुए। नमस्कार।